फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत 8th एडिशन। इसके 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो एक बार जाके देख लें। आज हम अपना स्टार्ट करते हैं 5th चैप्टर, जो कि है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब देखते हैं कि प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डालने का सबसे पहले आइडिया था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद कई सारी कंट्रीज़ ने इस प्रैक्टिस को फॉलो करा। अब प्रीएम्बल वर्ड एक्चुअली किस चीज़ को डिनोट कर रहा है कि प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्शन के जैसे काम करता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का, कि मतलब मेन इसकी समरी बता देता है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो किन फीचर्स, किन ऑब्जेक्टिव के साथ है। जैसे एन के पालखी वाला है, इन्होंने बोला भी है कि एक प्रीएम्बल किसी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या काम करती है, एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह काम करती है, कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पर जो इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल है वो कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है? वो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मूव करा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिसंबर 1946 के अंदर। ठीक है, तो ये प्रीएम्बल का अपना मोटा मोटा जो भी वो है वर्डिंग्स है वो देख लेना। ठीक है, तो इसकी क्या है, देख मेन सारे फीचर क्या है, एक इंग्रेडिएंट क्या है इसके अंदर, मतलब किन चीज़ों पे मेन फोकस करती है ये। तो वो क्या है, एक तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जी कॉन्स्टिट्यूशन की अल्टीमेट अथॉरिटी है, जो उसकी पावर है वो उसका सोर्स क्या है, अल्टीमेटली वो आती कहाँ से है, तो वो ड्राइव होती है यहाँ के पीपल से, पीपल ऑफ इंडिया से। जैसे स्टार्टिंग में इधर लिखा हुआ ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम पीपल ऑफ इंडिया ये रिजोल्व करते हैं कि इंडिया को क्या डिक्लेयर करेंगे, एक सोवरन, सोशलिस्टिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो तो ये अल्टीमेट पावर कौन है, ये कौन बोल रहा है, तो इंडिया ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। तो जो अल्टीमेट अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की वो कहाँ से ड्राइव हुई, तो पीपल ऑफ इंडिया से ड्राइव हुई। दूसरा, ये क्या बताता है, ये नेचर ऑफ इंडियन स्टेट के बारे में बताता है। ये डिक्लेयर करती है प्रीएम्बल कि इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, मतलब किसी दूसरी कंट्री का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है इसके डिसीजन मेकिंग में। एक सोशलिस्टिक है, मतलब सोशल वेलफेयर के लिए वर्क करती है। और दूसरा क्या है, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पॉलिटी होगी यहाँ पे सेक्युलर मतलब कि किसी पर्टिकुलर धर्म को, कोई पर्टिकुलर रिलीजन को इतनी मतलब इक्वल, सबको इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाएगी। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक मतलब जो भी इसका मेन हेड है ना, रियल हेड है, वो क्या होएगा, वो इलेक्टेड होएगा। एक बताती है प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव के बारे में, कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कि किन चीज़ों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना चाहता है, एक अल्टीमेट गोल की तरह देखना चाहता है। तो वो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। आगे कुछ दे रखा है डेट ऑफ अडोप्टेशन, कि 26 नवंबर 1949। इसको तो अडोप्ट करा था, पर इसके कुछ मेन फीचर्स अडोप्ट करे थे। बाकी जो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा था वो हमने करा था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब इसके जो कीवर्ड्स हैं उनको वन बाय वन देखते हैं। जैसे सबसे पहले यूज कर रखा है ना, सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या होता है, कि सोवरेन वर्ड किस चीज को डिनोट करता है। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि इंडिया अगर एक सोवरेन कंट्री है तो उसका मतलब क्या है, कि वो किसी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, और वो किसी दूसरी कंट्री की डोमिनियन नहीं है। डिपेंडेंट मतलब वो अपने उसके जो भी मेन डिसीजंस होंगे वो खुद लेगी, या फिर अग, उसके मेन डिसीजंस वो खुद लेगी, और वो किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है। और उसके जो खुद भी ले रही है तो वो किसी दूसरी कंट्री के प्रेशर में अपने डिसीजंस नहीं लेगी अपनी कंट्री के लिए। तो एक सोवरेन नेशन का ये मतलब होता है। अब यूँ देखते हैं कि इंडिया ने क्या करा था 1949 में, भले ही वो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की मेंबरशिप को अडॉप्ट कर लिया था, मेंबरशिप मतलब मेंबरशिप ले ली थी, पर उसका मतलब ये नहीं था कि इसके डिसीजंस कॉमनवेल्थ या फिर ब्रिटेन, इसका हेड था ना कॉमनवेल्थ का, तो उसके प्रेशर में आके लिए जाएंगे। बस वो कुछ इस तरीके से, मान लो कोई भी ग्रुप है तो ग्रुपिंग का पार्ट तो हम हैं मान लो, और ग्रुप में किसी को लीडर बना दिया, तो लीडर का मतलब ये नहीं है कि हर एक जो उसके मेंबर्स हैं वो उसके सबॉर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है, वो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए
एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हेड बना दिया जाता है कोई। तो ऐसे ही यूएनओ है, इंडिया का पता अपना यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, पर वो किस लिए है, वो यूं नहीं है कि इंडिया के अंदर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो वो यूएनओ से प्रेशराइजेशन में लिया जा रहा है। तो और दूसरा क्या है कि अपने को पता है इंडिया एक सोवरेन स्टेट है, तो सोवरेन स्टेट होने के कारण ये क्या कर सकती, किसी फॉरेन टेरिटरी को ले भी सकती है और अपने किसी पार्ट को, किसी टेरिटोरियल डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए किसी दूसरी कंट्री को दे भी सकती है। ठीक है। अब अगला वर्ड है सोशलिस्टिक। सोशलिस्टिक वर्ड देखो, मेनली अलग अलग कंट्रीज कैसे सोवरेन हैं वो किस बात से डिसाइड होता है। मान लो पूरे एक वो है, कोई भी कंट्री है, इसके जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो है प्राइवेट हाथों में, तो प्राइवेट है तो वो किस मोटिव पे काम करते हैं, वो प्रॉफिट, प्रॉफिट के मोटिव पे काम करते हैं। तो प्रॉफिट के मोटिव पे वो उन्हीं सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रॉफिट देंगे जहां से उनको प्रॉफिट मिल रहा है। तो बाकी के जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी रह गए उनका वेलफेयर कहाँ से होएगा, तो उनके वेलफेयर के लिए जो वहाँ का गवर्नमेंट है उसको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अपने हाथ में, उनका कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा। तो अब ये एक्सटेंड ऑफ कंट्रोल है ना जो भी, उसी के ऊपर अलग अलग सोशलिस्टिक स्टेट्स होते हैं ना उनका नेचर हो जाता है। अगर क्या हो वहाँ के किसी कंट्री के अगर ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल अगर गवर्नमेंट का हो, मतलब सारे के सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का नेशनलाइजेशन कर दे और जो भी वहाँ की प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको अबोलिश कर दे, तो वो कौन सा सोशलिज्म हो जाएगा, वो हो जाएगा कम्युनलिस्टिक सोशलिज्म। पर इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। मतलब सोसाइटी का वेलफेयर तो करना है पर ये नहीं है कि हर एक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को नेशनलाइज कर दें। यहाँ पे इंडिया में कर रखा कुछ मिक्स टाइप का चलता है कि जो मेन मेन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका तो नेशनलाइजेशन कर रखा, मतलब वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। और बाकी अपने को क्या करना, कंट्री की ग्रोथ भी तो देखनी है, डेवलपमेंट भी देखनी है। तो इसलिए कुछ कई सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट प्रोडक्शन के अंदर हैं। ठीक है। और जिक्र कर रखा है एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जब कब आई थी, वो आई थी 1991 में। उसके अंदर क्या करा गया था, अपने एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए गए थे। उनमें क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इनके अंदर जो प्राइवेट प्रोडक्शन है उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था। तो ये आता अपना सोशलिज्म के अंदर। और जो वर्ड था एक सोशलिस्ट, वो अपना कब ऐड करा गया था, वो करा गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1946। इसके अंदर डिक्लेयर कर दिया गया था, जो पहले यूं था ना कि डीपीएसपीज के थ्रू यू बोल रखा था कि इस अपना स्टेट क्या है, अपना इंडिया है कि सोशलिस्टिक प्रोविजंस थे, सोशलिस्टिक कंटेंट था, वो था इम्प्लिसिट। तो ये डाल के वर्ड सोशलिस्टिक इस अमेंडमेंट एक्ट में इसको एक्सप्लिसिट कर दिया गया, सीधा का सीधा बोल दिया गया कि इंडिया स्टेट क्या है, एक सोशलिस्टिक स्टेट है। ठीक है। अब अगला वर्ड देखते हैं अपना सेक्युलर। सेक्युलर का एक मोटे रूप से देखें तो क्या होता है, मतलब कि कोई भी अगर नेशन, कोई भी कंट्री अगर सेक्युलर है तो मतलब उसका कोई ऑफिशियल डिक्लेयर्ड ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। कि अब डिक्लेयर्ड ऑफिशियल रिलीजन नहीं है तो इसका मतलब ये हो सकता है, दो तीन मतलब हो सकते हैं कि वो रिलीजन के मैटर पे न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल होने का मतलब क्या है कि वो रिलीजन को, किसी भी रिलीजन को इम्पोर्टेंट नहीं मानती, एक तो ये हो सकता है। और दूसरा होता है जो इंडिया में चलता है वो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म चलता है, उसमें क्या होता है कि हम न्यूट्रल बेशक हैं रिलीजन के मैटर पे, पर किस बेसिस पे, कि जितने भी अलग अलग रिलीजन है कंट्री के अंदर वो सब गवर्नमेंट के लिए या फिर इंडिया के लिए इक्वल इम्पोर्टेंस होल्ड करते हैं। तो रिलीजन के मैटर पे हम न्यूट्रल हैं, सिर्फ एक चीज को छोड़ के कि सारे के सारे रिलीजन्स को हम इक्वल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो ये वर्ड सेक्युलर, इसका ये मतलब होता है। अब ये भी कब ऐड करा गया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टार्टिंग से तो नहीं था, ये भी अपना ऐड करा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के अंदर। ठीक है।
और क्या है, एक बार 1 मिनट देखते हैं। एक जो इसके प्रोविजंस यहाँ पे डाले गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब कई सारे पहले ही कौन से कॉन्स्टिट्यूशन थे, 1 मिनट। हम्म, इसके लिए कई सारे प्रोविजंस पहले से ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन में थे, जैसे आर्टिकल 25, आर्टिकल 28। इनके बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे कि ये क्या कहते हैं। ठीक है, अब आगे आता है अपना डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि डेमोक्रेटिक ये वर्ड कैसा है, ये एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलके बना है, डेमो और क्रेटिया। डेमो मतलब पीपल और क्रेटिया मतलब रूल, कि कंट्री के अंदर जो अल्टीमेट पावर होती है रूल करने की वो किसके पास है, वो उधर के पीपल के पास, उधर के सिटीजन्स के पास है। तो डेमोक्रेटिक वर्ड का मतलब ये हो गया। तो किस तरीके का हो सकता है ये, डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है देखो, अच्छा ये हटाना पड़ेगा, इधर देखते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में कुछ ऐसा होगा कि जो भी कंट्री के मेन मेन इश्यूज हैं उनको पब्लिक के आगे लेके आया जाएगा और उस पे वोटिंग होएगी, या फिर कोई भी मतलब उनके डिसीजन उसके अंदर अल्टीमेट डिसीजन उधर के पीपल का होएगा। वो किसके थ्रू हो सकता है, जैसे रेफरेंडम करा लिया, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइट। इनमें कुछ ना कुछ ये ऐसे ही प्रोसीजर हैं। जैसे रेफरेंडम में क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर कोई प्रपोज्ड लेजिस्लेशन हो उसको जो वहां का इलेक्टोरेट हो उसके आगे डाल दिया जाता है, मतलब उधर के सिटीजन्स के आगे रखा जाता है कि वो उस पर वोट करें। इंडिया में तो क्या होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना, तो जो भी लेजिस्लेशन है उस पर वोटिंग किसकी होगी, जो भी इंडिया की के पीपल ने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके भेजे हैं तो वो उस पर वोटिंग करते हैं। बट डायरेक्ट में क्या होता है, और रेफरेंडम इसका पर्टिकुलर नहीं, इसमें ये होता है कि उस लेजिस्लेशन को वहां के पीपल के आगे रखा जाता है फॉर वोटिंग। ऐसे ही अलग अलग कई सारे हैं, जैसे इनिशिएटिव है, रिकॉल है। इनमें क्या कर दिया जाता है कि इनिशिएटिव में पहले से ही पब्लिक बना देती है कुछ लेजिस्लेशन और उसको बोला जाता है कि इसको इम्प्लीमेंट करें। प्लेबिसाइट में डायरेक्ट वोट कराई जाती हैं, कि ये मेनली यूज होता है किसी टेरिटोरियल डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, कि वो पीपल उधर के कहाँ पे रहना चाहते हैं, किस टेरिटरी के अंदर, इस पे वहां पे डायरेक्ट वोटिंग होती है। तो ये कुछ हमने देखी फॉर्म्स किसकी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे कि इंडिया में चलती है, वो क्या होता है, उसमें होता है कि डायरेक्टली पीपल उन डिसीजंस को, उन लेजिस्लेशन के ऊपर वोटिंग नहीं डालते हैं, मतलब उनका मेन डिसीजन उनका नहीं होता है, पर किन का होता है, वो इलेक्शन के थ्रू अलग अलग कंट्री में से अलग अलग वो जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव, और वो पार्लियामेंट या फिर अगर स्टेट की बात चल रही हो तो उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं और वो उधर का लेजिस्लेशन फॉर्म करते हैं। तो ये होता है अपना इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में। अब इनडायरेक्ट बेशक है पर इसमें डेमोक्रेसी तो है, मतलब रूल तो अल्टीमेट पीपल का है। मान लो किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजा है 5 इयर्स के लिए, तो अगर वो ढंग से काम नहीं कर रहा तो उसको 5 इयर्स के बाद रिप्लेस भी करा जाता है, तो बार बार इलेक्शंस भी होते हैं। तो ये होता है अपना डेमोक्रेटिक वर्ड का मतलब। ठीक है, अब कई सारे जैसे B.R. अम्बेडकर जी ने इसके बारे में क्या बोला है, कई सारी चीजें बोली कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो मान लो हमने दे दी किसी कंट्री में, पर उसका कोई बेस नहीं होगा अगर वहां पे सोशल डेमोक्रेसी नहीं होगी। अब सोशल डेमोक्रेसी एक्चुअल में होती क्या है, ये होती है कोई वे ऑफ लाइफ है जो कि रिकॉग्नाइज करता है, लिबर्टी पे ध्यान देता है, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, इन तीनों चीजों पे। अब इन तीनों वर्ड्स को भी हम आगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इक्वालिटी तो मतलब वही कि इक्वल स्टांस पे रखे सबको, और लिबर्टी मतलब कोई काम कर रहा है तो उसको ये आजादी हो कि वो अच्छे से अपना काम कर पाए, उसके लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो। ठीक है, अब आगे आते हैं रिपब्लिक पे। हम्म, ये रहा।
रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? रिपब्लिक में होता है कि जो भी वहाँ का हेड है वो कैसा होना चाहिए, वो इलेक्टेड हेड होना चाहिए, ना कि नॉमिनेटेड या फिर कोई हेरिडिटरी हेड होना चाहिए। तो ये है कि वो इलेक्टेड हेड हो वहां पे, तो उस कंट्री को क्या बोला जाता है? रिपब्लिक। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो यहाँ का हेड कौन माना जाता है? किसको माना जाता है? प्रेसिडेंट को। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी प्रेसिडेंट को माना जाता है। तो ये अपने क्या एक नॉमिनल हेड है, पर हेड ऑफ अ कंट्री वही है ना। तो ये कैसे आते हैं? कोई वो नॉमिनेशन के थ्रू थोड़ी ना आते, इनका होता है इलेक्शन। अब इलेक्शन हो सकता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दो तरीके से। मतलब एक तो जैसे यूएसए में होता है कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करा जाता है डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, और एक इंडिया में होता है इनडायरेक्ट, मतलब जो पहले से इलेक्ट कर रखे हैं इंडियन पीपल ने, इंडियन सिटीजन्स ने, जैसे वो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव के जो भी अपने मेंबर्स होते हैं, मतलब एमएलएज, वो इनको इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट जी को। ठीक है, तो ये होता है। अब इंडिया के अंदर जो ये चल रहा है, तो इसके अंदर कोई कंट्री अगर रिपब्लिक है तो उसके दो मतलब हो सकते हैं। उन दो में क्या है? वो है कि वास्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन द पीपल एंड नॉट इन ए सिंगल इंडिविजुअल लाइक ए किंग। जैसे मान लो ब्रिटेन में होता है कि वहाँ का रिपब्लिक, वहाँ का हेड कौन होता है? कोई किंग होता है, और वो क्या होता है? उसकी पोजीशन एक हेरिडेटरी, मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप से अटैच हो गया ना, तो पॉलिटिकल सोवरेनिटी वहाँ पे पीपल की तो हुई नहीं उसके अंदर। तो दो चीजें निकल के आती है इसके अंदर कि एक तो जो सोवरेनिटी होएगी वो होगी अल्टीमेटली पीपल की सोवरेनिटी होएगी, और दूसरा किंग है मतलब किसी फैमिली से और हेरिडिटरी चल रहा है, तो प्रिविलेज, किसी एक क्लास को प्रिविलेज्ड पोजीशन दे रखी है। अब कोई और सेक्शन ऑफ सोसाइटी में से अगर उस पोजीशन पे जाना चाहे तो वो नहीं जा सकता। तो फिर ये सब चीजें हट जाती है रिपब्लिक के अंदर। अगर नेशन रिपब्लिक है तो वहां का हेड क्या आएगा? अब इलेक्ट होके आएगा, और वो चांस किसके लिए? पूरी कंट्री में से ही हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए वो ओपन है कि कोई भी इस पोस्ट पे जा सकता है, जो भी उसके एलिजिबल क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब अगली अपनी टर्म है जस्टिस। तो जस्टिस में क्या है जो प्रियम्बल में इंक्लूड है? जस्टिस है तीन तरीके का, हमने शुरू में ही देखा था ना जस्टिस के तीन तरीके का, कैसे? एक सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल है। ये अपने ये सिक्योर कैसे करा गया? कि फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, और जो अपने डीपीएसपीज हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, उनके थ्रू जस्टिस को सिक्योर करने की कोशिश करी गई है। ठीक है, तो बोलता क्या है ये इसके अंदर? कि सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस से अपना मतलब क्या है? कि इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के ऑल सिटीजन्स को, और किसके ऊपर डिस्टिंक्शन, किसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होएगा किसी के साथ, कास्ट को लेके, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स, इस तरीके की चीजों के साथ किसी भी सिटीजन के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ये होता है अपना सोशल जस्टिस। मतलब प्रिविलेजेस हैं जो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, यूं नहीं है कि हायर वो प्रिविलेज्ड है और दूसरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी डिप्रेस्ड है, पर रियल में ये चीजें कुछ ना कुछ हद तक एग्जिस्ट करती हैं। जैसे हम देखते हैं डिप्रेस क्लास एग्जिस्ट करती है अपनी सोसाइटी के अंदर, और कुछ अपनी हायर कास्ट होती हैं, वो क्या थोड़ी प्रिविलेज्ड पोजीशन पे होती है। पर इन चीज़ों को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज के थ्रू काफ़ी कोशिश करी गई है। तो कुछ एक ग्राउंड लेवल पे ये चीज़ अभी भी मेंटेन है, पर उस लेवल पे नहीं है जितना स्टार्टिंग में थी जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ था। ठीक है, अब होता है कि इकोनॉमिक जस्टिस, वो कहता है कि किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा पीपल्स के अंदर, किसके बेस पे? इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेस पे। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर से मतलब है कि जो वेल्थ के अंदर इनइक्वालिटी है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, इनकम, इनकम किसी के पास तो बहुत ज़्यादा है, किसी के पास बिल्कुल नॉमिनल है, और प्रॉपर्टी, तो इन चीज़ों को कम करने की कोशिश करी जाएगी। पर यूँ पता है ये चीज़ें एकदम से कम नहीं हो सकती। मान लो कोई एक इंडिविजुअल है, वो अपनी एबिलिटी, इंटरनल टैलेंट के ऊपर पे अगर ज़्यादा इनकम ले पा रहा है, तो वो भी तो उसके लिए क्या लिबर्टी भी तो है ना। अब लिबर्टी भी देखेंगे हम, पर क्या है प्रियम्बल में लिबर्टी भी है, तो फिर इन चीजों को थोड़ा सा ना बैलेंस करके चलना पड़ेगा कि इकोनॉमिक जस्टिस भी हो और दूसरा लिबर्टी भी हो। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कि सारे के सारे सिटीजन्स
इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होल्ड करते हों और उनके पास इक्वल एक्सेस हो सारे के सारे पॉलिटिकल ऑफिसेस का, और इक्वल वॉइस हो इन द गवर्नमेंट, मतलब अपने रिप्रेजेंटेटिव वो इलेक्ट करके भेज पाए, और किसी भी पोस्ट पे जैसे एमएलए, एमपी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मतलब किसी भी पोस्ट को जो पॉलिटिकल नेचर का है उसको होल्ड कर पाए, वो उनके लिए एक्सेस इक्वल हो। यूं नहीं हो कि कोई कोई अगर सेक्शन ऑफ सोसाइटी डिप्रेस्ड है तो उसके लिए वो ऑफिस उस पोस्ट पे वो नहीं जा सकता, तो इसका मतलब होता है पॉलिटिकल जस्टिस का ये मतलब होता है। ठीक है, और जो ये आइडियल्स थे कि जस्टिस को तीन तरीके से देखा गया कि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, ये आइडिया लिया से गया था, ये आइडियाज लिए गए थे अपने रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 से। ठीक है, अब अगला वर्ड देखते हैं लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई इंडिविजुअल कोई एक्टिविटी करना चाहता है तो उस एक्टिविटी करने से उसको ना रोका जाए, और एक उसके साथ साथ कुछ अपॉर्चुनिटीज भी उसके लिए ऐसी अवेलेबल हों जो उसको डेवलप करने में, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में उसकी हेल्प करे। तो एक मेन ये है लिबर्टी का मतलब। अब प्रियम्बल है जो सिक्योर करती है सिटीजन्स के लिए किस तरीके की लिबर्टी, की लिबर्टी ऑफ थॉट्स, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इन सब चीजों की लिबर्टी, मतलब जिस भी रिलीजन में अपना वो फेथ रखना चाहता है, वर्शिप करना चाहता है, वो आराम से कर सकता है। अपने थॉट्स को वो थिंकिंग किसी तरीके की भी कर सकता है, और उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी वो फ्री है। तो ये अपनी लिबर्टी इन तरीके से सिक्योर करी गई है प्रियम्बल में। और दूसरा क्या करा गया है, इनको यूं कोशिश करा गया है कि अगर इनका वोइलेशन हो तो क्या कोई रेमेडी अवेलेबल है, तो हाँ, ये कई सारी चीजें फंडामेंटल राइट्स के थ्रू हम देखेंगे आगे फंडामेंटल राइट के चैप्टर में कि कौन से फंडामेंटल राइट में इन सब चीजों को सिक्योर करा गया है। जैसे देखते हैं ना फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, तो उन चीजों के अंदर इसको देखेंगे कि लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, ये कहाँ पे दी गई है। तो इनको सिक्योर करने की कोशिश करी गई, और फंडामेंटल राइट्स का तो अपने को पता है, अगर ये वोलेट होते हैं तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के थ्रू वो इनकी रेमेडीज ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, एक लिबर्टी तो है मान लो इंडिया के अंदर, पर वो क्या है, एब्सोल्यूट है या क्वालिफाइड है, यू देखते हैं। एब्सोल्यूट मतलब कोई रोक टोक है ही नहीं उसके अंदर, और क्वालिफाइड मतलब कुछ ना कुछ हद तक उसके ऊपर लिमिटेशन इम्पोज्ड है। तो लिबर्टी, इंडिया के अंदर लिबर्टी है जब तक कि वो उसकी लिबर्टी, उसकी एक्टिविटी किसी दूसरे इंसान को अगर परेशान नहीं कर रही है तो तब तक उसके पास लिबर्टी है। ठीक है, अब ये लिबर्टी, जो आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी अपने प्रियम्बल में लिए गए हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी 1789 से 1799 तक, तो उसमें से लिए गए हैं। ठीक है, अब अगला वर्ड है इक्वालिटी। इक्वालिटी में क्या कहता है कि सारे के सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी इक्वल, एक इक्वल पेडल पे रखे हैं, इक्वल इम्पोर्टेंस होल्ड करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी को या फिर सेक्शन को प्रिविलेज्ड कंडीशन में नहीं रखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मान लो दो दो सेक यहाँ पे कोई हायर कास्ट है, यहाँ पे लोअर कास्ट है, ये डिप्रेस्ड है, मतलब ये तो डिप्रेस्ड है, और कोई हायर कास्ट है वो प्रिविलेज्ड सेक्शन में है, तो ये सब चीजें नहीं चलेंगी। पूरी की पूरी सोसाइटी में क्या है, एक इक्वालिटी मेंटेन कर रखी है, और इसको भी करने के लिए अगर कई सारे प्रोविजंस लेके आए हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर और डीपीएसपीज के अंदर। ठीक है, और वो किस तरीके से, वो भी देखो कई सारे आर्टिकल्स के साथ इम्पोज कर रखे हैं, जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 में बोलता है, आर्टिकल 15 में भी बोलता है कि किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट है किन ग्राउंड्स को लेके, जैसे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब चीजों को लेके किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, मतलब एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे लेके आने की कोशिश करी गई है पूरे के पूरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, पूरे इंडिया को। और क्या, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब अगर
जो भी अपॉर्चुनिटी होंगी वो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए इक्वल होंगी, ये आर्टिकल 16 के अंदर बोला गया है। ऐसी अनटचेबिलिटी, वही एक प्रिविलेज्ड क्लास ना हो, एक डिप्रेस्ड क्लास ना हो, इस तरीके की चीजें ना हो, तो अनटचेबिलिटी जैसी चीज को अबोलिश करा गया आर्टिकल 17 के अंदर। और टाइटल्स को अबोलिश करा गया कि क्यों ना देखा जाए कि कोई सेक्शन ऑफ सोसाइटी ज्यादा प्रिविलेज्ड है, कि हायर लेवल पे और बाकी उसके सबऑर्डिनेट है। जैसे न्यू होता था ना कि राजा ऑफ कहीं का भी बंगाल या फिर नवाब ऑफ अवध, इस तरीके के टाइटल्स हैं वो सब हटा दिए गए हैं। अब कहते हैं कि दो प्रोविजंस हैं जो कि अचीव करते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी को, वो किस तरीके से, एक तो आर्टिकल है 325। देखो आर्टिकल 325 क्या कहता है कि नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड ऑफ, देखो ये ग्राउंड आर्टिकल 15 में भी देखे थे ना, रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, मतलब इन बेसिस पे किसी भी इंसान को इलेक्टोरल रोल के अंदर शामिल होने से नहीं रोका जाएगा। इलेक्टोरल रोल मतलब कि वो इंसान वहां का सिटीजन है उस नेशन का, और वो फ्री है वोट डालने के लिए, एमएलए एमपीज इनके इलेक्शन में आराम से वोट डाल सकता है। तो इलेक्टोरल रोल का ये मतलब है। तो ये आर्टिकल 325 के अंदर डाला गया ना। और एक आर्टिकल है 326, उसके अंदर ये बोला गया कि अडल्ट फ्रेंचाइजी लेके आए गए, कि अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी अपना वोट कास्ट कर सकता है, वो फ्री है। उसके ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या फिर प्रोहिबिशन नहीं होगा कि किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता है, कि इस तरीके की चीजें हटा दी जाएंगी। ठीक है। जो डीपीएसपीज हैं आर्टिकल 39 के अंदर, वो सिक्योर करने की कोशिश करती हैं क्या, वुमेन और मैन के लिए इक्वल राइट्स टू एन एडिकेट मींस ऑफ लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये इस तरीके की चीजें भी, कि इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक इक्वालिटी भी कंट्री के अंदर रहे, तो इसके अंदर डीपीएसपीज में ये सब प्रोविजंस डाले गए हैं। देखो ये फर्क है कि ये डीपीएसपीज में डाले गए हैं कि कुछ रिसोर्सेज इस चीज को अलाउ नहीं करते कि इक्वल, इन दोनों को इक्वल रख दिया जाए। मान लो किसी के पास अगर ज्यादा टैलेंट है तो वो उसके बेस पे हायर इनकम भी जनरेट कर सकता है ना, तो इसलिए इनको अभी डाला गया डीपीएसपीज में। ठीक है। कि आगे देखते हैं फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का एक मोटे तौर पे होता है कि भाईचारा बनाए रखना। तो ये किस लिए जरूरी होता है, ये होता है कि इंडिया के अंदर इंटीग्रिटी बनी रहे और जो इंडिविजुअल्स हैं उनको अपनी प्रॉपर डिग्निटीफाइड एक प्लेस मिले। तो इससे क्या रहेगा, एक ये सब अचीव किससे होएगा, अगर एक फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी या फिर फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड है, तो उस चीज के थ्रू इसको लिया गया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रमोट करता है फ्रेटर्निटी को, की फीलिंग को, किस तरीके से, कि पूरे के पूरे कंट्री में, पूरे इंडिया में एक सिंगल सिटीजनशिप है, किसी के अंदर कोई यूं नहीं है कि उस स्टेट की सिटीजन है, उस स्टेट की सिटीजनशिप है, तो एक सिंगल सिटीजनशिप है पूरी की पूरी कंट्री के लिए। मतलब एक वो कॉमन हुड की फीलिंग आती है ना, उससे क्या बना रहेगा, एक फ्रेटर्निटी रहेगी उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अंदर। देखो इधर दे भी रखा है कि ना, जो फ्रेटर्निटी है वो दो चीजों को एश्योर करती है, एक तो डिग्निटी और दूसरा क्या बनी रहे, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। कि अगर क्या इंटीग्रिटी होएगी, आपस में मिलके रहेंगे, और क्या होएगा, डिग्निटी, अगर एक सब पर्सन्स को उनकी ड्यू डिग्निटी मिलेगी, तो फिर क्या अपने आप ही ना उनके अंदर एक ब्रदरहुड की फीलिंग रहेगी। और ये जो वर्ड ऐड करा गया था इंटीग्रिटी, ये कब ऐड करा गया था, ये भी अपना 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 इसके अकॉर्डिंग ऐड करा गया था। ठीक है। तो कई सारे और जो थर्स वगैरह या फिर लीडर थे उनके इसके ऊपर व्यूज हैं, वो आप अपना थोड़ा सा देख लेना। ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले में।